हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आज मैं आपको एमडीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के डिस्टेंस के हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और एक दो क्वेश्चंस को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन का हिस्ट्री का सिलेबस है वो भारत का इतिहास है, प्राचीन काल से लेकर 1200 एडी तक। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। देखिए, इसमें आपका जो सिलेबस है वो क्या है। इसमें आपकी पहली इकाई में है ऐतिहासिक स्रोतों का सर्वेक्षण, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल व धातु युग और हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आपको पता है कि इस इकाई से आपके 3 अध्याय बनते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। इसमें से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के ऊपर हमेशा से बनता आया है। तो चलिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आगे डिस्कस करते हैं। अब हम सीधा हड़प्पा सभ्यता के पेज पर चले जाएंगे। ये इस ई बुक में 25 नंबर पेज पर है। अगर आपके पास ये ई बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, ये 25 नंबर पेज पर मिलेगा आपको हड़प्पा के बारे में। ये 22 आ गया, 23, 24 और ये 25। देखो, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है। देखो, 11, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें देखो, सबसे पहले है हड़प्पा सभ्यता के स्रोत, कि हमें हड़प्पा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और महत्वपूर्ण केंद्र। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो इकाई 1 है, इसमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं वो इकाई 1 में भी हैं, और इकाई 4 जो मानचित्र है आपका, मानचित्र में भी आपका एक ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और महत्वपूर्ण केंद्र। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्रोत, कि हमें हड़प्पा सभ्यता कैसे प्राप्त हुई, क्या उसका सोर्स है, और इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था, और महत्वपूर्ण केंद्र क्या थे। और एक इसमें प्रश्न बनता है हड़प्पा सभ्यता में ही इसकी नगर व्यवस्था को लेकर। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाई गई नगर व्यवस्था थी। आइए अब हम सीधे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्रोत के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन करता है तो आप इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ अब आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ स्रोत। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक बस्तियों की खुदाई की रिपोर्ट से प्राप्त होती है। हड़प्पा में खुदाई 1921 से आरंभ हुई। तब से कई हड़प्पा की बस्तियों का पता लगाया जा चुका है और वहां खुदाई की गई है। सन जॉन मार्शल और सर मोर्टिमर व्हीलर जैसे ख्याति प्राप्त पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की है। इन विद्वानों ने वहां मिले भौतिक अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया है तथा अतीत की कहानी को पुनः स्थापित किया है।
चूँकि उन अवशेषों पर लिखे शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हड़प्पा के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए शिल्प अवशेषों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा की जो वहाँ पे उन्होंने मोहरें वगैरह प्राप्त हुई हैं, जो लिखाई प्राप्त हुई है, उस लिखाई को आज तक कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा है। मतलब उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। ये ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या लिखा होगा, लेकिन एग्ज़ैक्ट तौर पर उन्होंने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हड़प्पा के दौरान जो हमें लिपि प्राप्त हुई है, उसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना ही उसे अभी तक पढ़ा जा चुका है। आगे देखते हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा ऐसी बस्तियों की खोज की जा चुकी है जिनमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। फिर भी इनमें से अधिकांश बस्तियों की खुदाई नहीं की गई है। एक अनुमान के अनुसार अब तक जितनी हड़प्पा की बस्तियों का पता लगाया गया है, उनमें से केवल 3% की ही खुदाई की गई है। जिन स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया है, वहां भी अब तक कुल क्षेत्र के 5वें हिस्से के बराबर क्षेत्र में ही खुदाई की गई है। हाकड़ा घाटी में गंवेरीवाला और पंजाब के फुक्सलान नामक कुछ स्थान इतने बड़े हैं जितना कि मोहनजोदड़ो, लेकिन खुदाई करने वालों ने अभी तक छुआ भी नहीं है। लेकिन क्या है, जो खुदाई करने वाले हैं वहाँ तक अभी तक पहुँच भी नहीं सके, उन्होंने अभी तक वहाँ छुआ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े क्या है स्थान हैं। इसका कारण यह है कि खुदाई के कार्य में बहुत धन खर्च होता है और बहुत अधिक जनशक्ति की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, अगर खुदाई का कार्य करना होता है तो आपको पता है कि लेबर की भी ज़रूरत होती है और उस लेबर को देने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल भारत या पाकिस्तान की सरकारों के पास इन खुदाई के कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। फिर भी एक बात साफ है और वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य अनुमान लगाया जाता है तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहना चाहता है कि जब भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अनुमान लगाया जाता है, सामान्य अनुमान, तो उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी नई खोज या खुदाई की रिपोर्ट हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में हमारे विचारों को बहुत हद तक बदल देती है। यानी हमारे विचारों को ही बदल देती है। वहाँ जो भी कोई नई खोज हुई है या कोई खुदाई की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, हमें कहीं से मतलब पढ़ने को मिला है हड़प्पा के बारे में। उदाहरण के तौर पर मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वान, ये एक विद्वान था, पुरातत्वविद भी था, मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष पहले लिखा था। यह विश्वास था कि सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह विकसित थी और उससे पहले की अवधि में जो लोग इन क्षेत्रों में रहते थे, उनके और हड़प्पा सभ्यता के बीच कोई साम्य नहीं था। फिर भी उपलब्ध सामग्री और नई उत्खनन रिपोर्टों का गहराई से विश्लेषण करने पर पुरातत्वविदों को यह मानना पड़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु घाटी और उसके आसपास के सिंधु घाटी और उसके आसपास ही हुआ है और उसे विकसित होने में काफ़ी समय लगा है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं, किसी भी सभ्यता को विकसित होने में कुछ ना कुछ समय तो लगता है। यह पाया गया है कि प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा कालों के बीच आबादी और तकनीकी कौशल की निरंतरता थी। खेती हर बस्तियों में विकास की प्रक्रिया जाहिर थी और बुनियादी शिल्प तथा विशेष सिंधु शैली संभवतः पहले की क्षेत्रीय परंपराओं से प्रभावित थी। चूंकि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कई मानों में अभी तक अधूरा है, इसलिए यह प्राचीन इतिहास के छात्रों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है। चुनौतीपूर्ण विषय तो ये से बना हुआ है कि जो उनकी लिपि थे ना, वो लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी। अगर वो लिपि पढ़ी जा सकती तो हमें उनके बारे में और भी जानकारी जुटा लेते। इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि उसका अध्ययन अभी भी अधूरा है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद जो आगे का ये हमारे महत्वपूर्ण केंद्र है, इसके लिए हमारी एक अलग से नई दूसरी वीडियो आएगी। थैंक यू दोस्तों।